नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास हाई स्टोरी का अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग। आज उसका लास्ट और फाइनल लेक्चर है जो कि है लेक्चर नंबर 4 और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आपने जैसे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 पढ़े हैं वैसे ही अगर ये लेक्चर भी आप पढ़ोगे तो जीवन में कभी भी नहीं भूलोगे, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। और मैंने पहला जब चैप्टर पढ़ाया था इतिहास का, शुरुआत करी थी, उसी दिन कहा था कि हम इतिहास को रटेंगे नहीं, हम इतिहास एक ना एक दिन रचेंगे। आप बोर्ड टॉपर बनकर के इतिहास रचेंगे, आप बोर्ड टॉपर बनकर के इतिहास रचेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की और जानते हैं कि इस लेक्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। लास्ट के जो फाइनल टॉपिक्स है वही बाकी है। एक तो है औद्योगिक विकास का अनूठापन। अनूठापन क्या है, किस प्रकार का अनूठापन का मतलब क्या है, लघु उद्योगों की बहुतायत क्या है, वस्तुओं के लिए बाजार, ये तीनों जो है ये मेन टॉपिक्स हैं जो कि आज हम लोगों को पढ़ने हैं ये टॉपिक्स। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से, औद्योगिक विकास का अनूठापन। अनूठापन का मतलब है एक अलग ही प्रकार से औद्योगिक विकास हो रहा है, एक अलग प्रकार से आपको मतलब कहता है यूनिकनेस जो आपको देखने को मिलेगी वो हमें औद्योगिक विकास में देखने को मिलती है। आइए जानते हैं। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय व कॉफी के बागान लगाए और खनन, नील व जूट व्यवसाय में पैसे का निवेश किया। किसने करा? अपन ने लास्ट लेक्चर में कुछ एजेंसियों के बारे में पढ़ा था कि भैया ये एजेंसीज हैं, ओके, उन एजेंसीज के बारे में पढ़ा था जो प्रबंधक थी। वो एजेंसियां क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगह इन्वेस्ट कर रही थी, वही पैसा लगा रही थी जहां उनको फायदा हो। वो एजेंसियां भी विदेश की है और वो उन्हीं जगह पैसा लगाएगी जहां क्या हो, उनको फायदा हो। तो औपनिवेशिक सरकार, अभी औपनिवेशिक सरकार किसकी है? ब्रिटेन की है। कहां पर है? भारत में है। अब इन सरकारों से क्या करा, सस्ते में क्या है, सस्ती कीमत पे जगह ले ली, सस्ती कीमत पे जमीन ली और उन जमीन लेकर के चाय का, कॉफी के क्या है, बागान लगाए। सस्ती कीमत पे लिए ये चाय कॉफी के बागान लगाए। क्यों लगाए? क्योंकि चाय कॉफी कहां भेजनी है? ब्रिटेन भेजनी है। चाय कॉफी कहां भेजनी है? ब्रिटेन भेजनी है। खनन का काम करा, नील का, जूट का, इन व्यवसायों में पैसा लगाया जहां पे क्या हो, सिर्फ और सिर्फ उनको प्रॉफिट हो, जहां पे क्या हो, इन एजेंसीज को फायदा हो, उन्हीं जगह पैसा लगाया और बाकी कहीं पर भी इन लोगों ने पैसा नहीं लगाया। मुख्य रूप से निर्यात के लिए। देखो अब ये जितना भी यहां पर इस्तेमाल हो रहा है भारत के लिए नहीं है, क्योंकि भारत में हम लोग इस्तेमाल कर देंगे या भारत के जो भारत है उसके बाजार में बेचा जाएगा, नहीं। ये किस लिए था? निर्यात के लिए। चीन को निर्यात करना है हम लोगों को, हमें ब्रिटेन में भेजना है, निर्यात के लिए, एक्सपोर्ट के लिए ही हो रहा था। एक्सपोर्ट ही इनकी क्या थी, मुख्य नीति थी कि हम ज्यादा ज्यादा निर्यात कर करके खूब पैसा कमाएं। जब भारतीय व्यवसाय उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीजों से प्रतिस्पर्धा नहीं करी। अब यहां पे बात देखिएगा, यहां पे जो एजेंसियां हैं वो तो सिर्फ जहां प्रॉफिट नजर आ रहा है वहीं काम कर रही है, पर बाकी उद्योगों में भी तो पैसा लगाना जरूरी है। तो जहां पर उनमें क्या है, भारतीय व्यवसायी है, जो भारतीय बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने उद्योग लगाना शुरू करे। और जब उन्होंने उद्योग लगाने शुरुआत करी तो उन्होंने जो मैनचेस्टर कहां पर है? इंग्लैंड में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा मैनचेस्टर का आना। तो जो मैनचेस्टर का आना है, मैनचेस्टर की चीजों से क्या प्रतिस्पर्धा नहीं करी, कंपटीशन नहीं करा, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि पता था कि अगर हम मैनचेस्टर की चीजों से प्रतिस्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे तो हम टिक नहीं पाएंगे। हमें ऐसी चीज का उत्पादन करना है जो कि मैनचेस्टर वाले ना कर रहे हो। हम अलग दिखेंगे तभी तो हम इतिहास रचेंगे। तो मैनचेस्टर वाली चीजों का तो हमें बिल्कुल भी कंपटीशन करना ही नहीं है। भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या उन्हें चीन को निर्यात कर दिया जाता था। अब बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। देखो क्या हो रहा है, मैनचेस्टर में क्या बन रहा है, मैनचेस्टर में क्या बन रहा है, कपड़ा बन रहा है। मैनचेस्टर में क्या बन रहा है, कपड़ा बन रहा है। तो बोले कपड़े, अगर हम लोग कपड़ा बनाने लग गए तो हम तो मैनचेस्टर से टक्कर नहीं ले पाएंगे, कंपटीशन नहीं कर पाएंगे मैनचेस्टर से। तो बोले क्या करें? बोले क्या करना है, धागे बनाओ, मजबूत धागे बनाओ। ये मैनचेस्टर वाले कपड़े बना सकते थे पर अच्छे धागे नहीं बना सकते थे, मजबूत धागे नहीं बना सकते थे। तो भारत के लोगों ने क्या करा, धागे बनाने शुरू करा। तो जो कताई मिलों में क्या है, बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे और फिर उसे कहां पे निर्यात करा जा रहा है, उसको चीन को निर्यात कर दिया जाता था और पैसा कमाया जा रहा है। स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादियों ने लोगों को विदेशी कपड़े के बहिष्कार के लिए प्रेरित किया। सबसे पहले तो देखो ये एक बुनकर है जो काम कर रहा है। और अब यहां पर बात आ जाओ, हम लोग ये बात देखते हैं, ये कौन से समय की बात कर रहा है, 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है। 20वीं शताब्दी का मतलब क्या है भैया, 1901 से लेकर करके 2000 वाला। अब मुझे ये वाला दौर बताओ क्या क्या हुआ इसमें सारे तो बापू के आंदोलन हुए, इसी में हमें आजादी मिली, इसी में हमारा संविधान तैयार हुआ, ठीक है ना। ये सारे काम इसी शताब्दी में हुए, 20वीं शताब्दी में हुए। इन्होंने क्या बोला, स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। स्वदेशी आंदोलन को, किसको? स्वदेशी आंदोलन को गति मिली, जो देश का आंदोलन था
बापू ने क्या कहा, असहयोग करो, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। जब विदेशी चीजों का बहिष्कार करना यह प्रतीक बन गया कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं, तो इससे क्या हुआ, लोगों में एक जागरूकता आई। अरे भाई भाई किसका है, ब्रिटेन का कपड़ा है, ना 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 बाबा, मैनचेस्टर का कपड़ा ना बाबा ना, खरीदना ही नहीं है। किसका खरीदना है, स्वदेशी कपड़ा खरीदना है, खुद के देश का कपड़ा खरीदना है। तो इस प्रकार से जब स्वदेशी आंदोलन बढ़ा कि भैया हमें हमारे देश की चीज खरीदनी है, हमारे देश की जीडीपी को आगे बढ़ाना है, हमारे देश को आजाद कराना है ब्रिटेन से, तो स्वदेशी आंदोलन जब बढ़ा तो विदेशी कपड़ों को क्या है, बहिष्कार करना शुरू करा गया, बॉयकॉट करा गया कि अब हम विदेशी कपड़े नहीं खरीदेंगे, और क्या करा गया, होली जलाई गई। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए और उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला। और औद्योगिक समूह क्या हो गए, संगठित हो गए। हमने देखा भी था कि फिक्की का बनना और जो संगठन है वो बने, और सभी जो है वो संगठित होकर, संगठित होने के बाद उन्होंने सरकार से 2-3 डिमांड करी कि भैया एक तो आयात शुल्क बढ़ाए। आयात शुल्क का मतलब क्या है कि जो चीज बाहर से आ रही है, आयात मतलब हमने मंगाया, जो बाहर से आ रही है, विदेशों से जो भी सामान हमारे देश में आता है उस पर आयात शुल्क मतलब एक तरीके का टैक्स क्या है वो बढ़ा दिया जाए। वो बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, वो सामान हमारे देश में महंगा हो जाएगा, और महंगा हो जाएगा तो उसे कोई खरीदेगा नहीं। पर सरकार जुल्मी है, सरकार जुल्मी है। वो सरकार किसकी है, वो ब्रिटेन वालों की है। तो पर उनसे फिर भी ये बात करी गई कि आयात शुल्क को बढ़ाए और हमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा रियायतें सरकार दे, हमें ज्यादा से ज्यादा सरकार छूट दे। 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। चीनी बाजारों में चीन और जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। अब देखो यहां पर चीन में भी क्या है, चीन में भी अब चीनी और जापान, चीन के सामान और जापान के सामान, इन दोनों का क्या है, सामान बहुत ज्यादा सामान क्या है, चीन में छाने लगे, उसी का ज्यादा उत्पादन होता था, वही ज्यादा बिकता था। तो जो भारतीय धागा है, भारतीय धागे का निर्यात क्या है, धीरे धीरे कम होने लग गया। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे। अब क्या है, अब धागे को रोक दिया, बोल अब धागा मत बनाओ। जब धागा बिक ही नहीं रहा है तो फिर कपड़ा बनाओ, क्योंकि मेन मार्केट तो चाइना है, चाइना में बेचना है। भैया हमने भी बहुत सालों तक चाइना में माल बेचा है, तो चाइना में माल बेचना है, धागा जा नहीं सकता तो कपड़ा बनाओ। अब कपड़ा बनाना शुरू करा। 1900 से लेकर 1912 के भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया, मतलब डबल ही हो गया, और बहुत बेहतरीन उत्पादन भारत उस समय कर रहा है। युद्ध लंबा खिंचा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। नए कारखाने लगाए गए। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध जो होता है वो होता है 1914 से 1918 तक। कब हुआ है? 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ ना, प्रथम विश्व युद्ध से पहले की स्थिति समझो। प्रथम विश्व युद्ध से पहले क्या हो रहा है, मैनचेस्टर ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों का उत्पादन कर रहा है जो कि विदेशों में बेच करके क्या करा जाए, पैसा कमाया जाए। अब उन्होंने क्या कर दिया कि जब युद्ध छिड़ गया तो अब ज्यादा से ज्यादा सामान किस चीज के लिए बनाना है, युद्ध के लिए बनाना है। हथियार बनाओ, बोरिया बनाओ, टेंट बनाओ, जूते बनाओ, ये सारे काम करो। तो अब जब क्या हो, मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर धीरे धीरे गिरता गया। क्यों गिरता गया? क्योंकि युद्ध हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अब भारत को क्या फायदा हुआ, जब ब्रिटेन ने युद्ध छेड़ दिया तो भारत में और कारखाने लगने लगे। क्यों लगने लगे कारखाने? बोले क्या करना है, फौज के लिए जूट की बोरियां बनानी है, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े बनाने, टेंट चमड़े के जूते बनाने, घोड़ों के लिए काम करना है, घोड़े खच्चर की जीन तैयार करनी है, और बहुत सारे सामान बनाने के लिए लगे। अब यहां पर क्या है, बहुत गजब का उत्पादन बढ़ जाएगा, बहुत गजब का ही उत्पादन क्या है, बढ़ जाएगा। ज्यादा कारखाने लगाए जाने लगे। दो पालियों में, दो पाली मतलब दो जो पारी होती है, जो शिफ्ट होती है, दो शिफ्टों में काम होना शुरू हो गया। मतलब गजब का उत्पादन बढ़ गया। मैनचेस्टर का जो उत्पादन है वो गिरता जा रहा है, पर अब भारत के लिए क्या है, उत्पादन बढ़ जाएगा, ज्यादा कारखाने लगाए जाएंगे। मतलब जो प्रथम विश्व युद्ध है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, उसने गजब की ही क्या है, इकोनॉमी भारत को दी थी। ये बात आइए देखते हैं। पुराना कारखाने कई पालियों में चलने लगे। पालियों मतलब पारियां होती है, शिफ्ट होती है, ठीक है, कि भाई एक शिफ्ट में, दो शिफ्ट में, ऐसे दो तीन शिफ्टों में कब पुराने कारखाने चलने लगे। बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया। क्यों? क्योंकि ये सारे सामान बनाएगा कौन, मजदूरी तो बनाएंगे। और हर एक को पहले से भी ज्यादा समय तक काम करना पड़ता था, और जो पहले कोई 8 घंटे काम करा था उसको 10 घंटे, कोई पहले 12 करता था उसको 14 घंटे काम करने के लिए बोला गया। युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन तेजी से बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्योंकि युद्ध में हमें इन सभी सामानों की जरूरत होती है। ज्यादा कारखाने लगाए गए, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कारखाने की तस्वीर दिखाई है। ज्यादा मजदूरों को काम पे लगाया गया, ज्यादा उनसे काम करवाया गया। शिफ्टें बढ़ा दी कि भाई एक शिफ्ट में काम नहीं हो रहा, 2 में करो, 2 में नहीं होता 3 में करो, 10 घंटे में नहीं हो रहा 12 घंटे में करो, पर उत्पादन होना चाहिए।
युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहली वाली हैसियत कभी हासिल नहीं हो पाई। अब क्या है, अब मैनचेस्टर का पतला कट हो जाता है। युद्ध खत्म होते ही जितनी पहले वैल्यू थी मैनचेस्टर की कि हो भाई मैनचेस्टर का सामान है, मैनचेस्टर का सामान है, पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था को खत्म करने वाला मैनचेस्टर क्या है, अब उसकी हैसियत बिल्कुल ना के बराबर हो गई। क्योंकि युद्ध के समय में क्या है, वो पूरा डाउन चला गया और भारतीय अब चले गए। तो अब मैनचेस्टर की हैसियत खत्म हो जाती है। और मैनचेस्टर का कहां का है, इंग्लैंड का है। और ये क्या है, इंग्लैंड का ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज। आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी व जापान के मुकाबले कमजोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। अब हुआ क्या, देखो पहला तो वैसे ही बहुत लॉस हुआ। देखो अब क्या होता है भैया, युद्ध होता है तो युद्ध में नुकसान तो हो गए, हानि तो होगी, बहुत नुकसान हुआ। इतना भैया, इतने आप हथियार बनवा रहे हो, इतनी जूट की बोरियां बनवा रहे हो, सैनिकों के लिए काम करवा रहे हो, इतने मजदूर, इतने कारखाने, पैसा आएगा कहां, नुकसान तो होगा, नुकसान हुआ। उसके बाद क्या है, दूसरी चीज क्या है, मॉडर्नाइजेशन नहीं कर पाया ब्रिटेन, आधुनिकीकरण नहीं कर पाया जा। और इसका फायदा किसने उठाया, अमेरिका ने, जर्मनी ने और जापान ने। इन्होंने खूब आधुनिकीकरण पे जोर दिया। आधुनिकीकरण नहीं हो पाया, नुकसान हो गया, तो इससे ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी चरमरा गई। चरमरा गई का मतलब है पूरी की पूरी तरह ढह गई या खत्म हो गई। पूरी तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था क्या है, खत्म हो जाती है। कपास का उत्पादन बहुत कम रह गया था और ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में जबरदस्त गिरावट आई। तो कपास का जो उत्पादन हो रहा था वो भी अब कम हो गया और सूती कपड़े का जो निर्यात ब्रिटेन से होता था, मतलब बाहर जाता था ब्रिटेन से, वो भी अब उसमें भी गिरावट आने लगी। उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी स्थिति मजबूत बना ली। अब जो भारतीय हैं और जो बाकी कहीं पर जिन्होंने ब्रिटेन अपना उपनिवेश जमा रखा है, अब उन्होंने क्या करा कि जिस प्रकार से मैनचेस्टर का सामान धीरे धीरे खत्म होने लगा, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे गिरने लगी, तो जो स्थानीय दुकानदार है, स्थानीय व्यवसायी है, जो लोकल बिजनेसमैन है, उन्होंने क्या करा, घरेलू बाजार पर अपना कब्जा कर लिया। भारत का मार्केट किसका होगा, भारत के लोगों का होगा। कौन सामान बेचेगा, भारत के लोग सामान बेचेंगे। धीरे धीरे कब्जा कर लिया, मैनचेस्टर को पूरा भार कर दिया और खुद ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे वो मजबूत पकड़ उन्होंने बना ली। अब आते हैं लघु उद्योगों की बहुतायत। बहुतायत का मतलब क्या है, बहु मतलब बहुत ज्यादा, तो मतलब बहुत ज्यादा हो गए थे, बहुत ज्यादा लघु उद्योग। लघु उद्योगों का मतलब क्या है, छोटे छोटे उद्योग। एक तो क्या होता है, बड़ा उद्योग होता है भैया, उसमें 100-150 बहुत से मजदूर काम करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, ऐसा। लघु उद्योग क्या है, लघु उद्योग छोटे हैं। वैसे आज के समय में अगर हम लोग बात करें तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है कि 1 करोड़ या 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेसमैन करता है, उससे कम का करता है तो वो लघु उद्योग में आएगा, मिनी इंडस्ट्री में, माइक्रो इंडस्ट्रीज में आता है। और बाकी जो उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट निवेश करेगा वो क्या होगा, बड़े उद्योगों में या विशाल उद्योगों में आ जाता है। तो अब यहां पर देखिएगा लघु उद्योग। अब क्या हुआ है, जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो उसमें क्या है, उद्योगों में तो तेजी आती है, उद्योगों में इजाफा होता है, उद्योग में इजाफा होगा, बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। परंतु ये एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें लघु उद्योग ज्यादा है, लघु उद्योग ज्यादा है, विशाल उद्योग है ना वो बहुत गिने चुने, बहुत कम है। एक बार आप इस मानचित्र को देखिएगा, आपकी एनसीईआरटी का ही मानचित्र है, आप देखिएगा उसमें। अब आपको इसमें मुंबई और बंगाल बहुत बड़े बड़े रेड डॉट देखने को मिल रहे हैं। ये दो जगह पे क्या है, आपको विशाल उद्योग ज्यादा देखने को मिलेंगे। उसके अलावा मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत का मतलब है यूनाइटेड प्रोविंस, और जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं वो, पंजाब, इन जगह पे क्या है, इन जगह पे भी कुछ मात्रा में आपको विशाल उद्योग देखने को मिलेंगे। मतलब कुछ जगह ही अब क्या रह गए, विशाल उद्योग रह गए और ज्यादा क्या हो गए, लघु उद्योग क्या है, ज्यादा खुल गए। पंजीकृत फैक्ट्रियों में कुल औद्योगिक श्रम शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही काम करता था। यह संख्या 1911 में 5% थी और 1931 में 10% थी। अब पंजीकृत फैक्ट्रियां, जो रजिस्टर्ड फैक्ट्रियां थी, उसमें जो श्रम शक्ति है वो बहुत काम कर रही है, पहले 5% और फिर 10%। बाकी मजदूर गली मोहल्लों में स्थित छोटी छोटी वर्कशॉप और घरेलू इकाइयों में काम करते थे। तो अब क्या है कि अगर श्रम यहां पे काम नहीं कर, पहले तो विशाल उद्योग थे, बड़े बड़े उद्योग थे, तो भैया बहुत मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, धीरे 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 वापस हम भी नीचे आने लगे, मजदूरों को काम से निकालना शुरू कर दिया गया। बोलो अब जरूरत क्या है, किस चीज का उत्पादन करवाएंगे। भाई मैंने आपको हमेशा इकोनॉमिक्स में एक ही चीज सिखाई है ना कि भैया उत्पादन होगा ना, अगर उत्पादन बढ़ेगा तो ये बात हमेशा जीवन में ध्यान रखिएगा, रोजगार भी बढ़ेगा। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की आय भी बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो जीने का तरीका है, वो भी सुधरेगा। तो उत्पादन बढ़ा, उस समय क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही, तो उत्पादन बढ़ा, चाहे किसी भी चीज का बढ़ाओ, हथियारों का ही बढ़ाओ, पर उत्पादन तो बढ़ा है। और उत्पादन करेंगे कौन, मजदूर करेंगे, तो मजदूरों का उनको रोजगार दिया गया। परंतु अब जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो गया भैया, तो खत्म होते ही उत्पादन है नहीं, उत्पादन खत्म,
उत्पादन खत्म तो रोजगार भी खत्म। रोजगार खत्म होगा तो कुछ ही श्रम शक्ति, कुछ ही मजदूर क्या है इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं। बाकी तो कोई छोटी मोटी वर्कशॉप, छोटी मोटी कारखाने खोल करके, दुकानें खोल करके बैठे हैं, घरेलू इकाइयों में बैठे हुए हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो ये हमें देखना है। 20वीं सदी में हथकरघों पर बने कपड़ों के उत्पादन में लगातार सुधार हुआ। 1900 से 1940 के बीच में 3 गुना हो चुका था। तो ये जो हथकरघों पर बन रहे कपड़े हैं उनमें काफी सुधार हुआ, क्योंकि हाथों से बनाए जा रहे थे हथकरघे, हैंडलूम्स जो है उनके का इस्तेमाल हो रहा था, तो उनमें काफी इजाफा हुआ। अब ऐसा क्यों, ऐसा हुआ क्यों भैया? ये जो सब हम स्थिति देख रहे हैं, लघु उद्योग ज्यादा हो रहे, क्यों हुआ? कारण बताइए सर। आंशिक रूप से तकनीक बदलाव। अब क्या हुआ, काफी तकनीक बदलाव, बड़ी बड़ी तकनीकें तो हमें बदलाव देखने को ही मिला, पर कुछ जगह पे क्या छोटी छोटी तकनीकें भी, छोटी छोटी मशीनें हैं जो इससे इस्तेमाल कर सकता है इंसान, ज्यादा महंगी भी नहीं है और नॉर्मल आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ऐसी मशीनों का आना भी एक इसका कारण है। अगर लागत में बहुत ज्यादा इजाफा ना हो और उत्पादन बढ़ सकता हो तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती। अब मेरी बात सुनिएगा, देखो अगर लागत का मतलब क्या है, कॉस्ट, एक दो चीजों को आप क्लियर करके चलिए। लागत या कॉस्ट, लागत या कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आज मेरी फैक्ट्री है, आज मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास 50 मजदूर काम करते हैं, 50 मजदूर, उसके अलावा जितना भी कच्चा माल आ रहा है सब कुछ मिला कर करके एक जो सामान तैयार हो गया, जैसे कि ये मोबाइल बनाया हमारी कंपनी ने, यह मोबाइल बन करके तैयार हो गया, दैट इज व्हाट, क्या है, अंतिम वस्तु है ना, ये अंतिम वस्तु, ठीक है। इसके बनने में जितना भी खर्चा आया है वो क्या कहलाएगी, लागत कहलाएगी, कॉस्ट कहलाएगी। उसमें मजदूर का भी खर्चा है, उसमें कच्चा माल आया है वो भी खर्चा है, सारे खर्चे उसमें आ जाएंगे, वो क्या कहलाएगी, लागत कहलाएगी। अब मैं बात सोचो कि अगर मेरे पास मान लो कि आज 100 मजदूर काम कर रहे हैं, 100 मजदूर काम कर रहे हैं, और वो 100 मजदूर जब काम कर रहे हैं और उनको मान लो कि मैं 1,000 रुपए देता हूं, और इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो मेरा 1 लाख रुपए का बजट बैठ जाता है, ठीक है ना, 1 लाख रुपए का बजट बैठ जाता है। पर यही बात मान लो कि अगर मुझे कोई ऐसी तकनीक है जो बहुत सस्ते में मिल रही है, लागत में कोई बड़ा अंतर नहीं है, अगर मैं ये मशीन, जिसे फ्लाइंग शटल कहा जा रहा है, ये मशीन अगर मैं खरीद लूं, ये कपड़ों के लिए, मोबाइल का उदाहरण छोड़ दीजिएगा, कपड़ों के लिए अगर ये मैं मशीन खरीद लूं, ज्यादा महंगी नहीं है भैया, 10,000 20,000 की आ रही है, मान लो 20K की आ रही है, तो अब कितना हो गया, 1.20K, 1,20,000 हो गए। पर उत्पादन बहुत बढ़ जाएगा, उत्पादन क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मतलब लागत तो कम ही है, लागत में कोई बड़ा अंतर नहीं आया, पर क्या होगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। उत्पादन मेरा क्या हो जाएगा, उत्पादन बढ़ जाएगा। और उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है मतलब लोग खरीदेंगे, मांग होगी, डिमांड होगी, तभी तो लोगों ने उत्पादन करवाया है ना। तो उत्पादन करा, लोगों ने खरीदा, खरीदा तो हमारे पास क्या है, फिर और भी पैसा आ जाएगा। यहां पर ये यही बात कहना चाहता है कि अगर लागत बहुत ज्यादा इजाफा न हो, अगर लागत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी, अब ऐसा ना हो कि अभी 1 लाख लग रहा है और मैं ये मशीन खरीदूं तो 10 लाख की लागत आए मेरे पास, वो पॉसिबल है, फिर वो बहुत ज्यादा है। अगर लागत में ज्यादा इजाफा नहीं है, अगर लागत में ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है, तो हमें क्या है, कोई नई मशीनरी या कोई नया इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है। पर लागत बहुत ज्यादा होती है तो वो क्या होता है, नुकसानदायक हो जाता है। फ्लाई शटल वाले करगों का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये फ्लाई शटल वाले करगे हैं, इसमें आपको 2 रस्सियां है और उसके बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, फिर इनसे कताई होती है। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ी। कामगारों मतलब जो श्रम है, जो मजदूर है, उनकी तो क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। प्रोडक्टिविटी मतलब उनकी काम करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। पहले वो थोड़ा सा काम करे, तब ज्यादा काम हो रहा है फ्लाइंग शटल से, बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हमने हेनरी फोर्ड वाली बात करी, कन्वेयर बेल्ट जब उसने लगाया, हर 3 मिनट में गाड़ी बन के आ रही है, तो अच्छी बात है ना। तो एक तो उत्पादन की क्षमता बढ़ी, दूसरी बात उत्पादन की श्रम की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी, दूसरा फिर क्या हुआ, उत्पादन बढ़ गया, उत्पादन बढ़ गया। और उत्पादन बढ़ा तो अब श्रम की मांग कम हो गई। ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हमें हमेशा टेक्नोलॉजी का देखने को मिलता है कि जिस प्रकार से क्या होगा कि जैसे जैसे अगर तकनीकें आएंगी तो श्रम की मांग क्या है, कम हो जाएगी। यही तो बात हम लोग देख रहे हैं कि लघु उद्योग क्यों हो रहे हैं। छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा ली, 5-5 4-4 वर्कर्स को रख लिया, काफी है, काम खत्म। बड़े उद्योग नहीं हो पा रहे क्योंकि बड़े उद्योगों में ही हम ज्यादा मजदूरों की जरूरत पड़ती है, तो श्रम की मांग कम हो जाएगी। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी उत्पादन भी बढ़ रहा है और श्रम में की जो मजदूर है उनके काम करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ रही है। 1941 तक भारत में 35% ज्यादा हथकरघों में फ्लाई शटल था। तो फ्लाई शटल 35% में हमें देखने को मिलता है। ट्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोची, बंगाल में 70 से 80% क्या है, हथकरघे आपको फ्लाई शटल वाले देखने को मिलेंगे।
बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बनाते थे। अब देखो कुछ बुनकर तो क्या कर रहे हैं, मोटा कपड़ा बनाते थे और कुछ क्या है, महीन कपड़ा। अब यहां पर क्या है, कुछ जो बुनकर है ना वो तो बहुत कंपटीशन में आगे निकल गए थे, बहुत अच्छा उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, पर बाकी हर वहां तक नहीं पहुंच पाया, सबको बेनिफिट नजर नहीं आया। तो कुछ ने मोटा कपास बनाया, कुछ ने मोटा कपड़ा बनाया, तो कुछ ने महीन किस्म का कपड़ा बनाया। देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब ही खरीदते थे और उसकी मांग में भारी उतार चढ़ाव आते थे। अब क्या जो मोटा कपड़ा है जो भी बुनकर बना रहा है उसे गरीब ही खरीद रहा है। अब जो गरीब खरीद रहा है क्या है, इसमें उतार चढ़ाव किस प्रकार से आ रहा है। जैसे मान लो कि कभी क्या हो गया, अकाल आ गया, अकाल आ गया, अकाल आ गया तो क्या होगा, भूखमरी होगी। भूखमरी होने का मतलब क्या है कि भैया खाने के भी अब हमारे पास दाने नहीं है, खाने के भी दाने नहीं है। तो खाने के ही दाने नहीं भैया, क्या लिखते हैं हम लोग, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रकम, रोटी, कपड़ा, मकान। पहले क्या है, पहले रोटी है, फिर कपड़ा है और फिर मकान है। भैया कपड़ा तो अगर ये एक शर्ट मैं 30 दिन 20 दिन 40 दिन भी पहना रखूंगा कोई बात नहीं, आएगी दुनिया की बदबू आएगी तो आएगी, पर अब पैसा नहीं है तो कहां से खरीद लूं। तो अगर गरीब इंसान है, अगर अकाल आ गया या मान लो और भी ज्यादा क्या है गरीबी उनमें हो जाती है तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी, और जब ज्यादा गरीब वो हो जाएंगे तो भूखमरी आएगी। और भूखमरी वाली स्थिति में क्या है, वो पहले रोटी चुनेंगे ना कि कपड़ा। कपड़ा वो बाद में लेंगे, रोटी पहले लेंगे, तो पहले वो खाना खाएंगे। तो इसलिए उतार चढ़ाव आता है, और जैसे ही उतार चढ़ाव आता है तो वो कम होना है, बिकना कम हो जाता है। और जो बनाने वाले बुनकर है जो कि मोटा कपड़ा बना रहे हैं उनकी भी बिक्री कम हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 गरीब बच्चों की तस्वीर दिखाई। खराब फसल और अकाल के समय जब ग्रामीण गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं होता था और नगद आय के साधन खत्म हो जाते थे तो वो कपड़ा नहीं खरीद सकते थे। मैंने यही बात आपको बताई कि वो पहले क्या चुनेगा, पहले वो रोटी चुनेगा कि रोटी चाहिए, कपड़ा बाद में है, फिर उसके बाद में मकान। बेहतर किस्म के कपड़े की मांग खाते पीते तबके में ज्यादा थी, उसमें उतार चढ़ाव कम आते थे। अब बेहतर किस्म के कपड़े का मतलब क्या, कौन सा महीन किस्म का जो कपड़ा जो बुनकर बना रहे हैं उसकी डिमांड क्या थी, ज्यादा थी। और ज्यादा मतलब कौन कर रहे थे, खाते पीते तबके। खाते पीते तबके का मतलब यह है कि जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा कर रहे हैं। अब अमीर के पास तो पैसा खूब है, उसके पास तो रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा भी क्या है, सुविधा है। तो अब वो तो क्या है, वो रोटी भी खा लेगा, पैसा है उसके पास, वो कपड़ा भी खरीद लेगा, बेहतर मकान भी बना लेगा। तो इसकी डिमांड में उतार चढ़ाव हमेशा क्या है, कम होते हैं, और इसकी डिमांड हमेशा एक रूप से स्थिर सी रहती है, तो उनको बहुत फायदा होता है। जब गरीब भूखे मर रहे होते थे तब भी अमीर ये कपड़ा खरीद सकते थे, ठीक है ना। तो जब भूखे, अगर गरीब भूखा भी मर रहा है तो अमीर भी ये कपड़ा खरीद सकता है, क्योंकि अमीर के पास पैसा है। मैंने आपको क्या कहा कि रकम से ज्यादा उसके पास मूलभूत सुविधा है, रोटी कपड़ा मकान से ज्यादा उसके पास सुविधा है। बनारसी या बालूचरी साड़ियां, तो ये देखो ये बनारसी या बालूचरी साड़ियां। अब बनारसी या बालूचरी साड़ियों की कभी डिमांड कम होती है, नहीं भैया बढ़िया। तो खरीदता कौन है, अमीर वर्ग के लोग खरीदते हैं, अच्छा है तो वो खरीद सकते हैं। पुणे में बॉर्डर वाली साड़ियां, जो बॉर्डर होता है साड़ियों का, तो उनके जो बॉर्डर है साड़ियों के बॉर्डर अच्छे हाथों से उनकी डिजाइन बनाई हुई होती है वो साड़ियां, और मद्रास की प्रसिद्ध लुंगियां, तो इनकी भी डिमांड हमेशा अच्छी रहती थी। और कौन करते थे, अमीर वर्ग के लोग ही करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकरों व अन्य दस्तकारों को हमेशा फायदा ही हो रहा हो। अब देखो हमेशा ये कंडीशन नहीं, जैसा कि अब आप पढ़ रहे हो कि बुनकरों के तो मजे ही मजे चल रहे हैं सर। अब ऐसी बात नहीं है कि हमेशा बुनकरों को फायदा ही हुआ है, नुकसान भी देखना पड़ रहा है। उनकी जो परिस्थितियां है ना वो हमेशा क्या है, बेहतरीन परिस्थितियां नहीं रही, हमेशा जो उनकी परिस्थितियां वो अच्छी नहीं रही। कैसे नहीं रही वो आइए जानते हैं। बुनकरों की जिंदगी बहुत कठोर थी, उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में हाथ बढ़ाता था। अब क्या, उनकी जिंदगी बहुत कठोर थी, मतलब इनको बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा मेहनत उन लोगों को करनी पड़ती थी। और कभी कभार तो ऐसा होता था कि पूरा परिवार ही, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे औरतें हों, कोई भी हो, पूरा का पूरा परिवार ही क्या है, इसी में लगा हुआ है। कोई छोटा मोटा काम कर रहा है, कोई और कोई काम कर रहा है, तो पूरा का पूरा परिवार क्या है, इसी उत्पादन की प्रक्रिया में लगा हुआ है, उससे जुड़ा हुआ है और अपना काम कर रहा है। उनका जीवन और श्रम औद्योगिकरण की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। अभिन्न अंग का मतलब क्या है, जो कभी अलग ना हो सके, जो कभी अलग ना जा सके, ऐसा अंग है। तो औद्योगिकरण में बुनकरों का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, और बुनकरों का आपको हमेशा विशेष करके ध्यान रखना ही है कि इनकी परिस्थितियां समय के साथ किस प्रकार से बदली है, किस प्रकार से इनके जीवन में उतार चढ़ाव आया है, ये आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना ही है।
वस्तुओं के लिए बाजार। तो अब जानते हैं कि जो वस्तुएं बन रही हैं, जो भी सामग्री, जो भी प्रोडक्ट्स बनाए, उनके लिए बाजार कहां का होगा। जब नई चीजें बनती हैं तो लोगों को उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम ये बात जानते हैं कि जब भी कोई भी वस्तु या कोई भी चीज मार्केट में आती है तो उसके लिए क्या है, लोगों को बताना पड़ता है कि देखो ये चीज मार्केट में आई है। क्योंकि जो चीज जब तक लोगों को पता नहीं चलेगी तो फिर परचेज कैसे करेंगे। मतलब एक तरीके से ये है कि प्रमोशन करना कि देखो भाई आज मार्केट में क्या है, ये चीज आ चुकी है, अब हमें क्या है, इसको खरीदना है, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है इसको खरीदे, तभी तो लोगों को पता चलेगा और लोग खरीद पाएंगे। अब इसका सबसे आम तरीका क्या है, विज्ञापन, कि भाई ज्यादा ज्यादा एडवर्टाइजमेंट दो। आज के समय में तो हम बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देते हैं, न्यूज़पेपर में दे देंगे, जो चैनल्स हैं टेलीविजन पर हम लोग एडवर्टाइजमेंट डाल देते हैं। उन विज्ञापनों के थ्रू हम क्या है लोगों को बताते हैं, देखो कि ये जो सामान है ये मार्केट में आ चुका है और इसे क्या है लोग खरीदे, ज्यादा ज्यादा खरीदे। पर पुराने समय में इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। विज्ञापन भी है तो मुख्य तो कुछ न्यूज़पेपर में छाप दिए और पर फिर वो भी काफी प्रभावित करते थे लोगों को। कपड़े के बंडलों पर लेबल लगाते थे, लेबल ही चीजों की गुणवत्ता का प्रतीक है। देखो लेबल तो आप आज भी देखते होंगे कि भैया बहुत बड़ा नाम होगा, कपड़ों पर देख लो, किसी भी चीज पे देख लो, बहुत बड़ा नाम होगा कि अच्छा अच्छा ये है। और इसे लेबल जो लगता है वो कंपनी का लगता है, ब्रांड जिसे हम कहते हैं कि भैया ये चीज तो ब्रांड है, तो हम उसकी गुणवत्ता का प्रतीक है ना भैया। अगर आप किसी चीज को खरीद रहे हो तो उसके ब्रांड के नाम से बहुत जल्दी खरीद लेते हो। तो लेबल जो लगता है वो लेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गुणवत्ता का प्रतीक दिखाता है। और लेबल से काफी कुछ चीजें पता चल जाती है कि भैया कहां पर बना है, कैसे बना है, काफी कुछ हमें आइडिया क्लियर हो जाता है। और जब उन चीजों पर मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ होता, तो मेड इन मैनचेस्टर लिखा हुआ होने का मतलब ये था कि भैया विदेश से ये चीज बनकर के आई है, काफी हद तक ज्यादा मात्रा में बनाई गई होगी, ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो सुरक्षित होगी, बेकार चीज नहीं होगी। तस्वीरें भी बनी होती है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट था। तस्वीरें देखो, अभी जो लेबल है, जैसे इस पर आपको किसकी तस्वीर दिख रही है, भगवान कृष्ण की तस्वीर देख रही है, भगवान कृष्ण की, भगवान माता सरस्वती की तस्वीर आपको देखने को मिलती है। वो तस्वीरें क्यों छापी जा रही है, जिससे कि क्या है कि भगवान की तस्वीरों की खरीद रहा कौन है, भारत वाले। बनी सामान कहां पर है, मैनचेस्टर में। बेच कहां पे रहे, भारत में। तो भारत में जब बेच रहे हैं तो भारतीयों को भी तो लगना चाहिए ना कि हमारा सामान है। अब विदेश में बनी चीज भी क्या है, कृष्ण जी की तस्वीर देख करके, माता सरस्वती की तस्वीर देख करके ऐसा महसूस होता है यार हमारे देश का ही, हमारे देश का। क्यों खरीदना, क्योंकि भगवान चाहते हैं, ईश्वर चाहता है कि ये सामान तुम खरीदो क्योंकि मेरा सामान है, भगवान का, ईश्वर का सामान है। तो ये क्या है, ये मार्केटिंग के तरीके हैं। भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर आपको देखने को मिलेंगी। 19वीं सदी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे थे। फिर धीरे धीरे समय के साथ क्या है, लेबल तो होते ही थे पर कैलेंडर भी छपने लगे। अब जैसे कैलेंडर आप देखो, कैलेंडर पूरा 1 जनवरी से लेकर करके 31 दिसंबर तक रहता है। पूरे एक साल 365 डेज तक क्या रहता है, कैलेंडर रहता है। 365 दिन तक क्या होता है, कैलेंडर घरों में रहता है, दुकानों पे रहता है, मार्केट में रहता है, वो रहता है। तो लोग क्या है बार बार में देखते हैं। जैसे मान लो कि एक मोबाइल की कंपनी उसने कैलेंडर बांट दिए, लोगों को कैलेंडर बांट दिए। आपने भी देखा होगा कि जब नया साल आता है तो बहुत से लोग ऐसे कैलेंडर दे जाते हैं, ठीक है, अपनी जो दुकान है, अपना जो सामान है उसका प्रचार प्रसार के लिए, कि बार बार में लोग उसको देखें, अच्छा अच्छा ये सामान, ये सामान, तो उनके दिमाग में फिट होता रहे, रेगुलर होता रहे। अब देखो लेबल है या कोई भी एडवर्टाइजमेंट है वो तो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति समझ सकता है, पर भैया कैलेंडर तो सब रखते थे। कैलेंडर तो एक दुकान में भी रहता है, गरीब से गरीब परिवार भी रखता है, सभी वर्ग के लोग क्या है कैलेंडर रखते हैं। तो उसमें देखते तो अच्छा ये गाड़ी है, अच्छा ये वाला सामान है, तो उससे लोगों में क्या है और भी ज्यादा प्रमोशन उसका होता है। चाय की दुकानों, दफ्तरों और मध्यवर्गीय घरों में ये कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। तो रोज भाई आज कितनी तारीख हो गई, आज 1 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, जब जब वो आप तारीख देख रहे हो ना, तारीख के साथ साथ क्या आप विज्ञापन भी देख रहे हो। अब आज भी बहुत से ऐसे कैलेंडर है, आप देखिएगा कि ऐसे ऊपर क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट सा होता है, नीचे फिर बीच में आ जाता है, फिर नीचे किसी ना किसी का एडवर्टाइजमेंट दे देंगे कि भैया ये दुकान है, ये ऐसा है, ये दफ्तर है, ये उस डॉक्टर का है। तो काफी यहाँ पे क्या है, अब लोग जब भी देखेंगे तो उनको नॉलेज लग जाएगा। और एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देते थे कि बाय चांस मान लो कभी कॉन्टैक्ट करना हो तो वो कॉन्टैक्ट भी कर सकता है। इन कैलेंडरों में भी देवताओं की तस्वीरें होती थी, और इन कैलेंडरों में भी देवता की तस्वीर होती थी। जिससे सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं क्या है, मार्केट में क्या होता है कि जिस मार्केट में आप बेच रहे हो ना, लोगों की आवश्यकताओं को समझो, लोगों की जरूरतों को समझो, लोगों की भावनाओं को समझो, लोग क्या चाहते हैं। आप भारत के मार्केट में आकर के बेच रहे हैं, जब आपने देवी देवताओं की तस्वीरें लगा दी, जब आपने ईश्वर की तस्वीरें लगा दी, जब ये काम आपने कर दिया, तो मतलब भारतीयों को ये महसूस करा रहे हो कि जो प्रोडक्ट है वो मैनचेस्टर का नहीं है, भारत का है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण की तस्वीर लगी हुई है, मां सरस्वती की तस्वीर लगी हुई है, जो ईश्वर की तस्वीर लगी हुई है, देवताओं की तस्वीर कैलेंडरों पर भी लगाई गई, जो पूरे साल उन कैलेंडरों के लोगों को महसूस करा रहा है हमारा कैलेंडर, भारतीयों का कैलेंडर है। अब देवी देवताओं के अलावा महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों व नवाबों की तस्वीरें भी विज्ञापनों व कैलेंडरों में खूब इस्तेमाल होती थी। तो काफियों की लगाई जाती थी, ठीक है ना।
जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। यहां तक कि जो सब कुछ है ये किसका है, ब्रिटेन वालों का है। पर जब भारतीय आजादी आंदोलन चल रहा है उसमें जब लोगों ने क्या है बनाए, विज्ञापन बनाए, एडवर्टाइजमेंट बनाए, तो राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई दिया। इसका आशय यह था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। यह विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए। मतलब क्या है, जैसे कि अगर आज बोला जाता है कि अगर आप चाइना का सामान खरीदते हैं तो आप क्या है, देशद्रोही रहेंगे। अगर आप चाइना का, अब देश का माल खरीदेंगे तो क्या है, देश के प्रति आपकी बहुत, आप राष्ट्र प्रेमी हैं, आप राष्ट्रवादी है, ऐसी बातें बोली जाएंगी। उस समय भी यही बात करेगी। जब एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन छापे गए तो ये बोला गया कि अगर आपको देश की परवाह है, अगर आपको राष्ट्र की परवाह है तो आप क्या है, ये सामान खरीदिए। आपके पास एक राष्ट्रवादी संदेश जा रहा है कि आपको ये सामान खरीदना मतलब आप देश की परवाह करते हैं, आपको देश की आजादी प्रिय है। मतलब क्या है, भावनाओं से जोड़ दिया ना, इसे कहते हैं दिमाग, इसे कहते हैं मार्केटिंग। भावना से जोड़ दिया। देश से प्यार करते हो देश से प्यार। अब कौन मना करेगा नहीं करता भाई, करते हो खरीदो, तो खरीदो फिर। और पहले क्या था, देखो ईश्वर की तस्वीर, किसके ईश्वर, हमारे ईश्वर की तस्वीर, खरीदो से। तो इस प्रकार से ये हमारा चलता है। और इसी के साथ आज हमारा चैप्टर और लेक्चर नंबर ये 4 पूरा कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।